नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी ई आर टी की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है। इसमें अपन ने पहला पार्ट पढ़ दिया है, आज दूसरा पार्ट है। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य, हर एक क्वेश्चन को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो एन की जो ऑथेंटिक बुक है वो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट दो, साम्राज्य। और जिसमें इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य व क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। साम्राज्य। पार्ट दो है साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य ये उस समय की चित्रकला है। हल है ना। हल के साथ में ये शायद रोटी बांध रखी है, ये अलग ही टोपी है ना। फिर ये जो वो है जूड़ा, ये जेड़ा है, हाँ, ये चरखा है, ठीक। और ये शायद कोई सुखा रहा है, चित्रलिपि वगैरह वगैरह कुछ। इसके बाद में ये सूत काटने का प्रोग्राम है, ये है ना। फिर उस समय की बात है, ये ओखली है। लेकिन ये ओखली अपने अपने तो होती है नीचे ज़मीन के अंदर, ठीक है ना, उसमें कूटते हैं। लेकिन ये ऊपर दे रखी है, इसमें ऊपर है ना, वाश बेसन टाइप से में। और ये सूत ही काट रहा है, ये है ना। इधर आगे चलते हैं। पेड़ अलग ही है, पेड़ शायद मरुस्थल में पाए जाते हैं ना, वो पेड़ हैं। साम्राज्य। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्त्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम साम्राज्य निर्माण के विभिन्न प्रयत्न होते रहे। 6वीं शती तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ से सेम टू सेम लाइन को उठा के दे दी जाती है कि बताइए निम्न में से कौन से कथन सत्य है या नहीं है। जैसे कि अभी ये पूछ लिया कि इन इसारी ईरानियों मेसोपोटामिया साम्राज्य में स्थापित होने के 2 सहस्त्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व में और पश्चिम साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे, है ना। दोबारा से देखते हैं। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्त्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। 6वीं शती ईस्वी, ठीक है ना, 6वीं शती ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने असीरिया के अधिकांश साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? ईरानियों ने, अफगानियों ने, ऐसे आएगा, ईरानियों ने। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ और इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। 4वीं शती ईस्वी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्रों को जीत लिया। दोबारा से देखते हैं भाई। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस, स्पार्टा, भाई साहब गजब फिल्म है एथेंस और स्पार्टा है, बहुत शानदार मूवी है। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। 4th शती यानी 4वीं शती ईस्वी के, है ना, 4वीं शती ईस्वी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मैसिडोन राज्य के राजा सिकंदर किस राज्य का राजा था? मैसिडोन राज्य का राजा कौन था? सिकंदर। मैसिडोन ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया व ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया। यद्यपि
यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिससे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है। सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। वो कैसे भी दे देगा। बताइए किसके नियंत्रण में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। यह कथन सत्य है। सिकंदर पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है। हेलेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनीज कहते थे। ठीक है ना। हेलेनाइजेशन यूनानियों को हेलेनीज यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई। लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई, जैसे कि मुगल साम्राज्य विघटन हुआ है ना अकबर के बाद में, या फिर औरंगजेब के बाद में। हालांकि इसके 3 शताब्दी तक यानी कि 300 साल बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्राय यूनानी काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों और विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण, संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति महत्ता को अस्वीकार कर देती है। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता चलेगा। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप यानी सिकंदर के बाद की बात है, राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतावली नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी सदी ईस्वी के मध्य इतावली नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी सदी ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। आई बात समझ में। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए किसने? रोम। इतावली नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित क्षेत्रफल ने दूसरी सदी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। रोम ने किस पर नियंत्रण कर लिया था? उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर। उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया भाई। किसने? रोम ने। छोटे एवं सुसंगठित। उस समय रोम एक गणतंत्र था, यद्यपि वहाँ की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। जन्म और धन संपदा को। यहाँ समाज दासता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? ये आएगा, बताइए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? रोम में समाज में दासता थी हैं, और राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन किसकी व्याख्या करता है, या फिर कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही सत्य भाई। धन संपदा और जन्म को और दासता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया। प्रथम शती ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। प्रथम शती ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर। उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक है भाई, सेनापति थे जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। लातीनी जो रोम में बोली जाती थी। लातीनी जो रोम में बोली जाती थी साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था।
ठीक है ना, रोम के लोगों में। प्रथम शती ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। चतुर्थ शती ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। कॉन्स्टेंटाइन ईसाई धर्म में ईसाई धर्म अपना लिया था भाई। चौथी शताब्दी में शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी शती ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित अवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन में अपने आक्रमणों में वृद्धि कर दी। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में जुड़ गए। गलत है 5 दोबारा से देखते हैं ना, समझ में नहीं आ रही है बात। ये सभ्यता है भाई उस समय की, महल रहा हुआ यहाँ पे। पहाड़ों के बीच में शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी सदी ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी देशों में बांट दिया गया। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन में अपने आक्रमणों में वृद्धि कर दी। 1 मिनट। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी यानी 4 शती ईस्वी में ना, 4 ईस्वी की बात है, में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया गया। पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है ना, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों गोथ, विसिगोथ, पश्चिम में ये गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। यानी आपस में ये दो विभाजन हो गया ना भाई, पूर्वी और पश्चिमी। जो पश्चिमी की जनजातियाँ कौन सी, गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों में वृद्धि कर दी। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में जुड़ गए। फलतः 5वीं सदी ईस्वी तक आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य नष्ट हो गया। फलतः 5वीं सदी ईस्वी के आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य, देख जल्दीबाजी है नहीं है, आराम से समझते हुए फैक्टरों को, तथ्यों को चलना है, हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं सदी ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुरानी रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं सदी ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। छोटे छोटे राज्यों, यहाँ पर 1-2 बड़े होंगे, रोमन साम्राज्य की स्थापना की। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुरानी रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। ठीक है, वो देगा ऐसे कि 9वीं सदी ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना नहीं की गई थी, यहाँ पर की गई थी। कैसे पता चलेगा छोटी सी मिस्टेक का। यहाँ पर पश्चिम में निम्नलिखित में कौन सी जनजातियाँ थी, गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य। और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते पश्चिम में यह साम्राज्य नष्ट हो गया। नहीं, 5वीं सदी तक आते आते। कोरिंथ के यूनानी नगर के भग्नावशेष, कोरिंथ है भाई, ये कोरिंथ है, पहाड़ों के बीच में, शानदार लग रहा है ना, पहाड़ है, इस वजह से तगड़ी तगड़ी हस्तियाँ विभूति हुई है भाई। वो इतिहास के पन्नों में दबी पड़ी हुई है, उनका कुछ पता भी नहीं है।
यहाँ पे रहते थे भाई पहले, पास में नदी होगी। 7वीं सदी ईस्वी और 15वीं सदी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य कस्तुनतुनिया केंद्रित की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। दमश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर जिन्होंने 9वीं सदी ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की के अनुयायियों या इनके उत्तराधिकारी जिन्होंने आरंभ में बगदाद में शासन किया। 1 मिनट। 7वीं सदी ईस्वी और 15वीं सदी ईस्वी, 7वीं है ना और 15वीं सदी ईस्वी के बीच, यानी 7 से 15 के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य कस्तुनतुनिया केंद्रित की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने 9वीं सदी ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस्लाम धर्म की स्थापना कब की गई? 9वीं सदी में। किसने की? पैगंबर मोहम्मद ने। दमिश्क में के अनुयायियों का इनके उत्तराधिकारियों जिन्होंने आरंभ में बगदाद में शासन किया द्वारा स्थापित किया गया था। इस इलाके की यूनानी व इस्लामिक परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों, विभिन्न तुर्की जनजातियों को आकर्षित किया। उन्होंने प्राय इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण के लिए और उन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम लोगों में मंगोल थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों का दिन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया, यूरोप, मध्य एशिया, चीन में प्रवेश किया। 2 बार ऐसा है। 7वीं सदी ईस्वी और 15वीं सदी ईस्वी के बीच है ना, 7 से 15 पूर्वी रोमन साम्राज्य कस्तुनतुनिया केंद्रित की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। ठीक है। 7 से 15वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का केंद्र कौन रहा था? कस्तुनतुनिया। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने 9वीं सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की के अनुयायियों और उनके उत्तराधिकारी जिन्होंने आरंभ में बगदाद में शासन किया, उनके उत्तराधिकारियों आरंभ में बगदाद में, ठीक है, स्थापित किया गया था। इस इलाके की यूनानी एवं इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों, विभिन्न तुर्की जनजातियों को आकर्षित किया। उन्होंने प्राय इस क्षेत्र के शहरों पर उत्तर के पशुचारी लोग कहाँ के थे? उत्तर के, यानी कि विभिन्न तुर्की जनजातियों को आकर्षित किया। उन्होंने प्राय इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम लोगों में मंगोल थे। चंगेज खान उसके उत्तराधिकारियों का दिन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। 3वीं शताब्दी पश्चिम एशिया, यूरोप और मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। साम्राज्य बनाने और बनाए रखने के ये सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में फैले हुए व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित थे। ठीक साहब, है ना भाई। सबसे अंत में कौन थे? मंगोल में थे चंगेज खान। उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया, इधर है ना, जैसे ये बर्ड है ना, ये पश्चिमी एशिया, इधर सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया, है ना, पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किए। किन्होंने? मंगोलों ने। साम्राज्य बनाने और बनाए रखने के ये सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में फैले हुए व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित है, ताकि उन्हें उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों से स्थापित संबंधों से फायदा हो सके। सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों के सैन्य संगठन भी प्रयास किया।
किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों की महत्ता प्राय उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती थी। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं पारसी, यूनानी, लातीनी, अरबी महत्वपूर्ण हो गई। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों को महत्ता प्राय उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती थी। सही बात है भाई, उपलब्धियाँ तो है ना, उपलब्धियों की महत्ता प्राय भाई उत्तराधिकारी तो बताएंगे भाई, उपलब्धियाँ तो वही है उत्तराधिकारी ग्रहण करते थे, लेकिन जब उत्तराधिकारी अगर अच्छा कार्य नहीं करेंगे या फिर उनको उपाधियों के प्रति या फिर उपाधियों जैसा व्यवहार या फिर उनको ज़मीन में फलीभूत नहीं करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली इतिहास के पन्नों में दर्ज होती चली जाएगी, जो प्राचीन काल की उनके वंशजों की जो महान उपलब्धियाँ थी। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों की महत्ता प्राय उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती थी। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं फारसी, यूनानी, लातीनी, अरबी महत्वपूर्ण हो गई। यह साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इसकी एक वजह यह थी कि वे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसा इन ये लड़ने झगड़ने की तो भाई यहाँ भी राजस्थान में भी खूब रही है, सब जगह ही रही है ये तो आपसी लड़ाई झगड़ा तो। और जहाँ जहाँ संगठित हो गए ये पड़ोसी, वहाँ विदेशी आक्रांताओं को डटकर मुकाबला किया था और अपने राज्य को बचाए रखा। ऐसा इन साम्राज्यों और उत्तर के पशुचारी लोगों के संबंधों में आ गए संकट के कारण भी था। पशुचारी लोगों के संबंधों में आ गए संकट के कारण भी था। इन पशुचारी लोगों से इन साम्राज्यों को व्यापार में तो ये महल है भाई उस समय का, क्या ये कलरफुल था है, लेकिन ये बरसात वगैरह से ही हट गए यहाँ से, लेकिन रंगीन था है। दमसिंह दमिश्क की इस महान मस्जिद का निर्माण 714 में पूरा मस्जिद है दमिश्क की 714 में पूर्ण हुआ। समर्थन मिलता ही था, साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम भी उनसे मिलता था। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज़ खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न नरजातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म जो प्रथम सदी आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ और इस्लाम धर्म जो 7वीं सदी ईस्वी में उद्भूत हुआ के विषय में भी सत्य था। देख, समर्थन मिलता ही था। एक मिनट, इन पशुचारी लोगों से इन साम्राज्यों को व्यापार में तो समर्थन मिलता ही था, साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम भी इनसे मिलता था। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे, ठीक है ना। चंगेज़ खान और उसके उत्तराधिकारी द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है। मंगोल साम्राज्य, चंगेज़ खान किस साम्राज्य से संबंधित था? मंगोल। चंगेज़ खान कौन था? मंगोल। कि पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। चंगेज़ खान और उसके उत्तराधिकारी द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा। यानी कि भाई ये पशु चराने वाले थे, ठीक है ना, लेकिन ये संगठित थे सभी, इस वजह से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब भी लंबे समय तक अपने साम्राज्य को कायम रखा जा सका। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न नरजातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे,
विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म जो प्रथम सदी ईस्वी के आरंभ काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ और इस्लाम धर्म जो 7वीं सदी ईस्वी में उद्भूत हुआ के विषय में भी सत्य था। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न जाति उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे। विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म जो प्रथम सदी ईस्वी का आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ और इस्लाम धर्म ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न नरजाति उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे। विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म जो प्रथम सदी ईस्वी के आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ था। कहाँ? प्रथम शताब्दी ईस्वी में फिलिस्तीन में उदित हुआ था। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। अच्छा, फिलिस्तीन में। और इस्लाम धर्म जो 7वीं सदी में उद्भूत हुआ के विषय में भी सत्य था। यानी कि ईसाई धर्म हुआ प्रथम शताब्दी ईस्वी में और इस्लाम हुआ 7वीं सदी में उद्भूत हुआ के विषय में भी सत्य था। कालक्रम 2 लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी। कालक्रम फर्स्ट तो अपन पढ़ चुके हैं ना, पहला पाठ में आया था, अब ये दूसरा है। यानी कि 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक क्या क्या हुआ था उसके बारे में है। 100 ईसा पूर्व से 1300 ये क्या है भाई? इस कालक्रम के केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ये क्या है भाई? इसके बारे में लिख तो रखा होगा कहीं? नहीं, ये वैसे ही चित्र दे रखा है ना। कालक्रम 2 1000 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी। ये सिड्डी है, ऐसे इधर इधर होके यूँ होके यूँ, ये सिड्डी है चारों मेर। ठीक, काफ़ी बड़ा है। ये लाइट है, देख। इस कालक्रम के केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य। इनमें से कुछ जैसे कि रोमन साम्राज्य बहुत बड़े थे और 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे। इस समय प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं को हुआ। पुस्तकें लिखी गई और विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है इस काल में पहली बार प्रयोग में आई। सौ से 50 ईसा पूर्व समुद्री मार्गों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के केले पूर्वी अफ्रीका लाए गए। स्पार्टेकस 1 लाख गुलामों का नेतृत्व करते हैं। स्पार्टेकस देखें 100 से 50 ईसा पूर्व समुद्री मार्गों द्वारा दक्षिणी और पूर्वी एशिया से केले पूर्वी अफ्रीका लाए गए हैं। और यूरोप में, ये तो अफ्रीका की बात हो गई, अब ये यूरोप में है। उस समय क्या हुआ था? स्पार्टेकस 1 लाख गुलामों का नेतृत्व करते हैं। स्पार्टेकस 50 से 1 ईस्वी क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी 51 से 30 ईसा पूर्व अफ्रीका में। रोम में कोलोसमस का निर्माण 73 ईसा पूर्व। फिर 50 से 100 और 100 से 150 सिकंदरिया के नायक ने भाप पर चलाने वाली मशीन बनाई। सिकंदरिया के नायक ने 100 से 150 ईस्वी की बात है। सिकंदरिया के नायक ने भाप पर चलाने वाली मशीन बनाई 100 से 150 ईस्वी। अच्छा, 100 से 150। रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर 150 से 200 सिकंदरिया के टोलमी ने भूगोल पर एक पुस्तक लिखी। टोलमी कहाँ का था? सिकंदरिया का। 150 से 200 भूगोल पर एक पुस्तक लिखी। 200 से 250, 250 से 300, अब है 300 से 350। एक्समम 330 में ईसाई धर्म की शुरुआत।
कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बने और कस्तुंतनिया नगर की स्थापना करते हैं। 350-400 रोमन साम्राज्य का पूर्व और पश्चिमी दो बराबर भागों में विभाजन। 350-400 ईस्वी है ना, नहीं, हाँ ईस्वी है, ईसा पूर्व से ईस्वी आ गई है। फिर रोमन साम्राज्य का पूर्वी और पश्चिमी दो बराबर भागों में विभाजन। 400 से 450 यूरोप के वेंडल लोगों द्वारा अफ्रीका में राज्य की स्थापना। 429 उत्तर और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण। उत्तर और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कब हुआ था? 400 साढ़े 400। वेंडल लोगों द्वारा, वेंडल ये आएगा नहीं वैसे क्वेश्चन, मेन बात आएगी है ना, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि भाई उस समय क्या सिचुएशन या क्या क्या हुआ था। उत्तर और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण। 450 से 500 और गोल साम्राज्य के क्लोविस ईसाई धर्म को अपनाना। रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर, एक्समा ईसाई धर्म की शुरुआत। ये शायद मुद्रा है उस समय की है ना। इसके बाद में 500, 550, 600, 600 से 650 कुछ मुसलमानों का अबिसीनिया 615 से प्रवास, हिजरा प्रवास, यानी वहाँ से आ गए अबिसीनिया से। 650 से 700 अरबी मुसलमान की मिस्र के दक्षिण में स्थित नूबिया से संधि। 652 भीड़ द्वारा अंग्रेजी चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा गया। 750 से 750, 750 से 800, 800 से 850 घाना में राज्य खोदे। सालमैन फ्रैंकों के राजा को पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि। 800 केव और नोवगोरोड में प्रथम रूसी राज्यों की स्थापना। पश्चिमी यूरोप पर समुद्री देशों के आक्रमण कब हुए थे? पश्चिमी यूरोप में समुद्री देशों के आक्रमण 900 से 950। प्रथम रूसी राज्यों की स्थापना 850 से 900, 950 से 1000 है ना, 1000 से 1050। इटली में सेरेलेनो में मेडिकल स्कूल की स्थापना। 1030, 1050 से 1100 अलमोरवेद राज्य 1056 और 1147 का घाना से दक्षिण स्पेन तक विस्तार। नॉर्मैंडी ये नाम सुना सा है यार। नॉर्मैंडी के विलियम का इंग्लैंड पर आक्रमण और फिर शासक बनना। 1066 प्रथम धर्मयुद्ध की घोषणा। 1095 नॉर्मैंडी के विलियम का इंग्लैंड पर आक्रमण और फिर शासक बनना। 1066 में प्रथम धर्मयुद्ध की स्थापना। 1095 1100 से 50 जिम्बाब्वे का स्वर्ण और तांबे की शिल्पकृतियों के उत्पादन और लंबी दूरी की यात्रा के केंद्र के रूप में 1240 से 1450। 1150 से 1200 नॉर्तेदम कैथीड्रल के निर्माण कार्य का आरंभ। नॉर्तेदम ये क्या है भाई है ना। 1200 से 1250 इथोपिया में ईसाई चर्चों की स्थापना। अफ्रीका की बात है ये, इधर ये यूरोप की चर्चों की स्थापना 1200। पश्चिम अफ्रीकी माली राज्य में टिम्बकटू एक शिक्षा केंद्र के रूप में ये आ चुका है। टिम्बकटू क्या है? अफ्रीकी माली राज्य में टिम्बकटू एक शिक्षा के केंद्र के रूप में। टिम्बकटू गजब नाम है ना। संवेदना और सादगी पर बल देते हुए असीजी के सेंट फ्रांसिस द्वारा एक मठ संगठन की स्थापना। 1209 मेग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के विरुद्ध इंग्लैंड के लॉर्ड्स का विद्रोह। राजा कानून के अनुसार शासन करने को सहमत। 1250 से 1300 ऑस्ट्रिया में 1918 तक राज्य करने वाले हैप्सबर्ग वंश की स्थापना। ऑस्ट्रिया में 1918 तक काफ़ी लंबे तक शासन किया था यार। ऑस्ट्रिया में 1918 तक। अच्छा 1250, 1350, 1250 से 1300 अब है ना वही है, लेकिन और डिटेल है।
लेकिन अलग है अब। उसमें अफ्रीका यूरोप थे, अब इसमें है एशिया और दक्षिणी एशिया। उस समय की कालक्रम वही है, जगह अलग है, एशिया और दक्षिण एशिया। 100 से 50 ईसा पूर्व चीन में हान साम्राज्य, एशिया से यूरोप तक रेशम का विकास। कब हुआ था रेशम का विकास भाई? 100 से 50 ईसा पूर्व, 100 से 50 ईसा पूर्व, एशिया से यूरोप तक। शक और वाकी यूनानियों द्वारा उत्तर पश्चिम में राज्यों की स्थापना, दक्षिण में सातवां हनकोदय 50 से 1। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप में बढ़ता व्यापार 1 से 50 ईस्वी। रोम साम्राज्य के एक प्रांत जूडिया में ईसा अरब पर रोमन साम्राज्य। फिर 50 से 100 उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया में कुषाण राज्य की स्थापना। 100 से 150 चीन में कागज़ का आविष्कार। प्रथम भूकंप लेखी का निर्माण 132। 100 से 150 चीन में कागज़ का आविष्कार 118। प्रथम भूकंप लेखी का निर्माण 132। यह आ चुका है क्वेश्चन। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में 118 ईस्वी में हो चुका था। आई बात समझ में? और प्रथम भूकंप लेखी का भी निर्माण 132 में, जब कागज़ का आविष्कार 118 और भूकंप लेखी का निर्माण 132। 150 से 200, 200 से 250 हान साम्राज्य का अंत 221। फ्रांस में ससानियों का राज्य 226। हान साम्राज्य का उदय, हान साम्राज्य का अंत 221। ठीक है ना। फ्रांस में ससानियों का राज्य 226। 200 से 250 हान साम्राज्य का अंत है। जब देख, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, चीन में कागज़ का आविष्कार 118 में हुआ था और भूकंप लेखी का निर्माण 132 में, है ना। फिर है 150 से 200 में सिक्के चले, है ना। ये सिक्के तो अपने भी चले थे भाई। और 200 से 250 हान साम्राज्य का अंत। और फ्रांस में ससानियों का राज्य 220। 250 से 300 राजमहल में चाय, चीन 262। चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग, चीन 270। चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग, चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग चीन 270। या चीन में काफ़ी प्रयोग हो चुके हैं भाई। राजमहल में चाय, चीन 262। 300 से 350 चीनियों द्वारा घुड़सवारी करते वक्त रकाब का प्रयोग। रकाब का प्रयोग शायद, है ना, ये जो, या तो ये ऊपर जो पटकते हैं ना घोड़ा पे, वो होगा। हाँ वही है, जो पटकते हैं ना ऊपर, उस पर पैर रखते हैं और उस पर बैठते हैं, वो ही है शायद रकाब। चीनी द्वारा घुड़सवारी करते वक्त रकाब का प्रयोग। राजमहल में चाय, चीन 262। चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग। इसके बाद में गुप्त वंश की स्थापना 320। ये गुप्त वंश है ना। ये जो स्टार है ना, ये जैसे कि इसका स्टार है, ये स्टार का मतलब है ये इसका चित्र है। और उसमें इस लेख से संबंधित चित्र है। अब जैसे कि गुप्त वंश की स्थापना, तो ये गुप्त वंश के सिक्के हैं ये, ठीक है। अब जैसे भी कहीं भी फोटो आ रहा है, उसका मतलब ये है कि भाई ये इससे संबंधित है। अब जैसे कि ये एक्समम है, ये एक्समम का मतलब ये उस संबंधित धर्म के सिक्के हैं, ये एक्समम। और ये रोमन साम्राज्य, अब ये रोमन साम्राज्य से प्राप्त हुई ऐतिहासिक वस्तु है। ये है स्टार का मतलब। गुप्त वंश की स्थापना 320। पासियन की चीन से भारत की यात्रा 399। पासियन सबसे पहले आया था, पासियन भाई।
आर्यभट्ट खगोलज्ञ और गणितज्ञ 399 है। 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, 550 से 650, 350 से 600 तानु गई भाई 250 साल। जापान में बौद्ध धर्म का आगमन 594। चीन में अनाज के आगमन के लिए 34 वर्षों में 5 लाख श्रमिकों की मदद से ग्रहण के ऐलान का निर्माण 584 616। जापान में बौद्ध धर्म का आगमन सही है 500। चीन में अनाज के आवागमन के लिए 34 वर्षों में 5 लाख श्रमिकों की मदद से ग्रेड कैनाल का निर्माण। ये दीवार तो नहीं है भाई, ये चीन की दीवार 584 618। एवल और बादामी में चालित मंदिरों का निर्माण अनाज आगमन के लिए 600 से 650। चीन में तांग वंश 618। हजरत मोहम्मद का मदीना की ओर प्रस्थान हिजरी युग का आरंभ 622। सासानी साम्राज्य का पतन 642। हिजरी युग का आरंभ हुआ था 622 हिजरी। वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में इनसे आएगा नहीं क्योंकि स्पष्ट में दे रखा है कि आंकड़े आते लगे नहीं है, लेकिन जैसे कि कोई आरपीएससी है और बोर्ड है वो पूछ सकते हैं कि भाई बताइए हिजरी युग कब आरंभ हुआ था 622। चीन में तांग वंश की स्थापना 618। जुआंग जांग का चीन में भारत की ओर प्रस्थान नालंदा का शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उदय कब 600 650 से। अमैया खिलाफत 661 से 750। 700 से 750। उमैया की एक शाखा द्वारा स्पेन पर विजय। चीन में तांग वंश की स्थापना। अरबों की सिंध पर विजय 712। अरबों की सिंध पर विजय 712। उमैया खिलाफत 661 से 750 અને 700 से 750। उमैया की एक शाखा द्वारा स्पेन पर विजय। नाम ये लगे उमैया। उमैया की एक शाखा द्वारा स्पेन पर विजय। चीन में तांग वंश की स्थापना कब 700 750। अरबों की सिंध पर विजय 712। 750 से 800 अब्बासी खिलाफत की स्थापना और बगदाद का एक मुख्य सांस्कृतिक और वाणिज्य केंद्र बनना। ये क्या है? ये तो है इधर एशिया और ये है दक्षिणी एशिया। जब दक्षिणी एशिया में आते हैं अपन अरबों की सिंध पर विजय 712। फिर कंबोडिया में खेmer राज्य की स्थापना 802। प्रथम मुद्रित पुस्तक चीन। पुस्तक भी कागज भी चीन में ही प्रयोग हुए हैं भाई। चीन 868। चीन में कागजी मुद्रा का प्रयोग है 950 से 1000। 850 से 900, 900 से 950, फिर 950 से 1000, 1000 से 50। इब्न सीना एक पारसी डॉक्टर चिकित्सक पर एक पुस्तक लिखता है जिसका अनुकरण सदियों तक किया जा सकता है। महमूद गजनवी का उत्तर पश्चिम पर आक्रमण। अलबरूनी का भारत आगमन। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण। महमूद गजनी का उत्तर महमूद गजनवी का उत्तर पश्चिम पर आक्रमण है ना। अलबरूनी का भारत आगमन। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्माण कब की बात है 1000 से 1050। महमूद गजनवी का उत्तर पश्चिम पर आक्रमण ठीक है। अलबरूनी का भारत आगमन। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण। 1050 से 1100। अल्प अरसालान द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1075। 1150 चीन में आतिशबाजी के प्रदर्शन का पहला लिखित विवरण। कल्हण द्वारा राजतंत्र की रचना।
कल्याण की राजतरंगिणी की स्थापना कब हुई थी? 1100 से 50। अल्प आरासान अरसालान द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1075। तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1075। अल्प आरासालान है, अरसालान। फिर चीन में आतिशबाजी के प्रदर्शन का पहला लिखित विवरण है ना, आतिशबाजी 1150। लिखित प्रदर्शन, लिखित विवरण। कल्याण द्वारा राजतरंगिणी की रचना 1150। अच्छा, फिर कल्याण की राजतरंगिणी, इसमें शायद कश्मीर का इतिहास है। 1150 से 1200 कंबोडिया का अंकोर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर। 1180 कंबोडिया का अंकोर सम्राट का मंदिर अपने से गए थे ना, उन्हीं सम्राटों ने बनाया था ये कंबोडिया का अंकोर वाट के मंदिर प्रांगण। फिर 1200 से 50 चंगेज खान द्वारा सत्ता को दृढ़ करना। 1206 चंगेज खान। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206। अब चंगेज खान द्वारा है ना 1206 चंगेज खान, चीन में ही चंगेज खान। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206। चंगेज खान का पोता कुलवई खान चीन का सम्राट बनते हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ने कविता और संगीत के नए रूपों की शुरुआत की। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक, कविता और संगीत। नए रूपों की शुरुआत की। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब? 1250 1300 के बीच में। 1253 से 1325 कविता और संगीत के नए रूपों की शुरुआत की। कोणार्क का सूर्य मंदिर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्याण ने। अमीर खुसरो का शासनकाल रहा था, इन टाइम रहा था 1253 से 1325, ठीक है। और चंगेज खान 1206। अंकुरवाट के मंदिर प्रांगण कंबोडिया का 1180, ये पता नहीं है भाई। अल्प आरासालान द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1075। अलबरूनी का भारत आगमन। तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण 1000 से 50। अरबों की सिंध पर विजय 712, ठीक। तिथि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप 100 से 50 ईसा पूर्व। 500 से 1 अमेरिका की बात है, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप की बात है। 50 से 1 से 50 ये सिक्के हैं उस समय के, ये है ना, सिक्का है ये उस समय का, मोहर वगैरह। एक से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 250, 250 300, 300 से 350। मैक्सिको में टियोटिहुकान नगर राज्य की स्थापना। माया के आनुष्ठानिक केंद्र। खगोल शास्त्र का विकास। चित्रमय लिपि, चित्रमय लिपि ये है भाई, लिपि है ये, सिक्का नहीं है, चित्रमय लिपि है। आई बात समझ में? चित्रमय लिपि। और इधर तो कुछ है नहीं है। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप, अमेरिका की बात आ रही है। 350 से 300, 350 मैक्सिमम टन है, ये पढ़ लिया। क्रियाकलाप। ऐसी 5 घटनाएं प्रक्रियाएं बताइए जिन्हें लोगों को विभिन्न क्षेत्रों महाद्वीपों का आर पार आगमन रहा है। इन घटनाओं या प्रतिक्रियाओं को अपने समय में क्या महत्व था? 350 से 400, फिर 400, 450, 450 से 500, 500 550, 550 600, 600 650, 650 700, 700 750, 750 800, 850, 850 से 900, 900 से 950, 950 से 1000, यानी कि 350 से 1000। ये क्या है भाई? देखें, ये तो है चित्रमय लिपि। चित्रमय लिपि तो ये चित्रमय लिपि ये है। और अनुष्ठानिक केंद्र है ना, ये है अनुष्ठानिक केंद्र है ये। सीढ़ी तगड़ी है यार, ऊंचाई काफ़ी बढ़ा दी है भाई।
अनुष्ठानिक केंद्र है, ध्यान वगैरह लगाया जाता था यहाँ। ये बात समझ में। उत्तरी अमेरिका में प्रथम नगर का निर्माण लगभग 990। पॉलिनेशिया के मोरी मार्ग निर्देशक द्वारा न्यूजीलैंड की खोज 1050 से 1100। पॉलिनेशिया के द्वीपों में शकरकंद की पैदावार मूलतः दक्षिण अमेरिका में। अच्छा, पॉलिनेशिया दक्षिण अमेरिका में। 1100 से 1150, 1150 से 1200, 1200 से 50, 1250 से 1300। अब होगा भाई पार्ट 2 चालू। आई समझ में? पार्ट 2 चालू अब होगा, तो इसको नए वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।